ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी का सोनभद्र दौरा आज है। 2 घंटे तक सोनभद्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की मिल सकती है जिले को सौगात। कई कार्यक्रमों में लोकार्पण और शिलान्यास में करेंगे सीएम योगी। तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। तो सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं, जहां कई सौगात मिल सकती है सोनभद्र वासियों को, और इसके लिए आज तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं, जहां शिलान्यास और लोकार्पण का तमाम कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो करोड़ों की मिल सकती है जिले को सौगात। कई कार्यक्रमों में लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा करेंगे, और इस जनसभा में केंद्र सरकार, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके कामकाज को बताएंगे, उनकी उपलब्धियां को गिनाएंगे। तो सोनभद्र को सीएम की सौगात मिलने जा रही है। आज सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का ये पूरा दौरा रहेगा, जहां पर सोनभद्र वासियों को बड़ी सौगातें मिलेंगी। करोड़ों की सौगात मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री के हाथों मिलेगी। कई कार्यक्रमों में लोकार्पण और शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि रॉबर्ट्सगंज में आयोजित की जाएगी। यहां पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाएंगे, कामकाज बताएंगे जनता को। तो जनता के बीच आज मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो सोनभद्र दौरे पर पहुंचे सीएम योगी थोड़ी देर में 217 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तो सोनभद्र में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां थोड़ी ही देर बाद 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो सोनभद्र में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जहां पर 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और अधिक जानकारी के साथ संतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के इस दौरे को लेकर? चूंकि सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सोनभद्र वासियों को क्या कुछ मिलने जा रहा है आज? जी, मैं बता दूं कि सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि कुछ ही क्षणों में मंच पे जो है कि विराजमान होने वाले हैं। और यहाँ पे 217 परियोजनाओं का जो है कि वो शिलान्यास भी करेंगे, और करीब 400 करोड़ का वो जो है कि परियोजनाओं करोड़ के रुपए का लोकार्पण भी करेंगे। और यहाँ पे और उम्मीद लगाई जा रही है। सोनभद्र आदिवासी बहुल इलाका है, जिसके वजह से और भी कई प्रोजेक्ट और कई योजनाओं का जो है कि यहाँ पे घोषणा सौगात दे सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है कि ओबरा के चारों विधायक और सांसद लोकसभा और जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी यहाँ पे जो है कि मंच पे मौजूद हैं। समाज कल्याण मंत्री ओबरा संजय गौड़ जी भी मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है कि सारे करीब जो है पूरा मंच खचाखच लोगों से भरा हुआ है। और सीएम योगी कुछ ही क्षणों में मंच पे यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं। ठीक है संतोष, देखिए बहुत सारी सौगातें आज सोनभद्र वासियों को मिलने जा रही है। चूंकि जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या तैयारियां जनसभा को लेकर है इस वक्त? संतोष, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया इस वक्त उनके बीच मौजूद हैं?
जी मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पे पूरी तरह से चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। पुलिस चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है कि आपके जो ये पूरे जिले के जितने भी आलाधिकारियां और कई जो है कि मंडलायुक्त विंध्याचल वो भी है, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे लोग जो है कि भीड़ की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन यहाँ से 10 से 15,000 की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, लगातार संतोष नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होती है हम तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थोड़ी ही देर में, चूंकि सोनभद्र पहुंच चुके हैं सीएम, थोड़ी ही देर में 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओपी राजभर की बीजेपी से बढ़ी नजदीकियां। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। सीएम योगी और ओपी राजभर की हुई मुलाकात सर्किट हाउस में। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रही। लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। तो सीएम ने अरुण राजभर को शादी को लेकर बधाई दी है और उनके प्रतिभोज कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे सीएम, तो प्रमुख सचिव अवनीश के जरिए भिजवाया था बधाई संदेश। तो सीएम ने अरुण राजभर को शादी को लेकर बधाई दी। इसके साथ ही प्रतिभोज में ना पहुंचने की वजह से उन्होंने बधाई संदेश भिजवाया। तो देखिए, ओपी राजभर की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ने लगी है और सीएम से उनकी मुलाकात बहुत कुछ कहती है। लगातार बीजेपी और ओपी राजभर जिस तरह से तमाम मंत्रियों को अपने बेटे की शादी में न्योता दिया और उसके बाद इनविटेशन कार्ड जहां मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया, तो सर्किट हाउस में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रही। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रही। बहुत कुछ ये मुलाकात कह रही है, आगे के भविष्य की तस्वीरें बयां कर रही है। सीएम ने अरुण राजभर की शादी को लेकर बधाई दी है। तो अरुण के प्रतिभोज कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे सीएम, जिसके बाद बधाई संदेश भिजवाया था। तो प्रमुख सचिव से ये बधाई संदेश भिजवाया। तो ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। आधे घंटे तक ये पूरी मुलाकात चली। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाली तस्वीरों में हम देख सकेंगे कि किस तरह से बीजेपी और सुभाषपा के बीच ये गठबंधन हो सकता है। अश्विनी माफ कीजिएगा, मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए लगातार तमाम कई तस्वीरें बयां कर रही है ये मुलाकात। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की ये मुलाकात रही, भविष्य की तस्वीर कहीं ना कहीं ये तय करती है। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं, अटकलों का दौर बहुत समय से चल रहा था। जब से 2022 के उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा आजमगढ़ का उपचुनाव था जिसमें अखिलेश यादव ने अपने भाई को आजमगढ़ से लड़वाया था, पर कहीं ना कहीं वो निकले नहीं थे। इसको लेके खासी नाराजगी दिखाई थी ओपी राजभर ने और तभी से तल्खियां आई थी अखिलेश यादव और ओपी राजभर में। उसके बाद हमने देखा था, चाहे माफ करिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे एमएलसी के चुनाव हो, लगातार नजदीकियां देखने को मिली थी राजभर, ओपी राजभर की और भारतीय जनता पार्टी की। समय पे हमने देखा है कि जिस तरह जयशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, चाहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को लेंगे, लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वो एमएलसी के चुनाव था तब भी एक ही गाड़ी में ब्रिजेश पाठक जी के साथ गए थे ओपी राजभर। तो कहीं ना कहीं जो नजदीकियां थी वो आ रही थी और माना जा रहा था कि अगर पूर्वांचल को अगर आपको देखा रहेगा, 2022 का अगर चुनाव देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होते विधानसभा के, उसमें खासा अच्छा नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी के लिए। और गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये जो बेल्ट है, जो पूर्वांचल बेल्ट है, इसमें राजभर के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। और ये जानते हैं,
ये बीजेपी भी जानती है और राजभर भी जानते हैं, अगर आपको एक दूसरे को आगे बढ़ना है और 2024 में अपने आप को साबित करना है तो दोनों के एक दूसरे का हाथ सामने की जरूरत होगी। हालांकि हमने इसके पहले भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर के, अरुण राजभर, उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने पूरी हमें दिखाया था कि मसौदा तैयार किया गया है, एक तरीका का एक एग्रीमेंट तैयार किया गया है कि किस तरीके से 2022 के पहले के जो चुनाव होते उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, जब राजभर के साथ नहीं थे तो क्या वोट प्रतिशत की स्थिति थी, जो पूर्वांचल जहाँ पे राजभर की वोट बैंक है वहाँ पे क्या स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं लेके उसकी पूरी डिटेलिंग की गई। तो डिटेलिंग तभी होती है जब आपको कहीं अपना प्रेजेंटेशन देना हो या कहीं आपको अपनी बात रखनी हो। और इसमें से कल जिस तरीके से मुलाकात हुई है देर रात करीब 1 से 1:30 बजे का समय माना जा रहा है, सर्किट हाउस की मुलाकात हुई है, 25 मिनट की बात हुई है करीब माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ बातें निकली होंगी क्योंकि जुलाई में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी माना जा रहा है और राजभर की एंट्री होती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उसमें रहेगी, स्थिति में जरूर रहेगी। देखना होगा कि जो बातचीत हुई, हालांकि ओपी राजभर ने पत्रकारों से दूरी बना रखी थी, मीडिया से दूरी बना रखी थी, पर वो बोलते हैं और जब बोलते हैं तो प्रखर होकर बोलते हैं और माना जा रहा है जब वो अपनी बात रखेंगे और बात जब सामने मीडिया के सामने रूबरू होंगे तो निश्चित तौर से इसका जिक्र होगा। और क्या बातें हुई थी ये राजभर जानते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं, पर निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आगे वाले समय में या कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव सुबसपा और भाजपा एक साथ हाथ में हाथ लेके लड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। और अगर ये होता है तो निश्चित तौर से 2024 का इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, जुलाई महीने में होगा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार की गई सूची। मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते नहीं हुआ संगठनात्मक बदलाव। लंबे समय से जिलों और महानगर में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। यूपी के 16 जिलों में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला है खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के साथ पर भी होगी नई तैनाती। तो लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर भी नई तैनाती की जाएगी। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए मिशन 24 को ध्यान में रखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी नई नई रणनीतियां अपना रही है और इसके साथ ही बड़े समय से संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब माना जा रहा है चूंकि महाजनसंपर्क अभियान के बाद ये संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का साफ तौर पर कह रहा था कि जो काम करेगा वही पार्टी में मौजूद होगा, वही पदासीन होगा, और देखिए वही तस्वीर शायद देखने को भी मिलेगी। देखिए निश्चित तौर से आपको बता 2024 का चुनाव है और आंशिक बदलाव जरूर होने हैं। हमने इस मार्फत प्रदेश अध्यक्ष से भी कुछ दिन पहले बात की थी, न्यूज़ इंडिया पे खास बातचीत में उन्होंने बोला था कि आंशिक बदलाव होने हैं। कई ऐसे पद हैं जो सृजित होते हैं और जो कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं इस समय, उनको लेके बदलाव होने हैं। जिलाध्यक्षों की बात करेंगे तो जिलाध्यक्षों को बदलाव जरूर आपको देखने मिलेगा। क्षेत्रों में आपको बदलाव देखने मिलेगा। जो मोर्चे हैं, जो मोर्चों के अध्यक्ष जो हैं, उनमें आपको काफ़ी बदलाव देखने मिलेंगे। तो एक बड़ा बदलाव जरूर होगा 2024 को लेकर। और सबसे अहम रहेगा इन बदलाव में अगर आप देखें तो क्षेत्रीय समीकरण के साथ जाति समीकरण को फंसाते हुए ना जरूर देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देखेंगे, जाट बेल्ट की बात देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड की बात करेंगे तो त्यागियों के ऊपर आपको फोकस करते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। आप अगर देखेंगे अवध क्षेत्र में देखेंगे तो ब्राह्मण कार्ड पे खेलती हुई नजर आ सकती है। पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो पटेल ओबीसी वोट बैंक की तरफ आपको खोलते हुए नजर आ सकती है। तो इस तरीके से जो जाति समीकरण है और क्षेत्रीय समीकरण उसको साधा जाएगा। साथ ही साथ जिन जो जिलाध्यक्ष है जो पदोन्नत होकर जिनको एमएलसी बनाया गया है संगठन की तरफ से, उनको एमएलसी बना के उनको दिया गया है, उनको कहीं ना कहीं जो रिक्त हुआ है वहां पे खाली पदों को भरा जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं, कई ऐसे मोर्चों के संगठन के लोग हैं जिनको माना गया था जो कहीं ना कहीं बागी जो तेवर हुए थे उसमें अपनाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जिससे कैसे उन्होंने बातचीत की थी, जिससे कैसे उनका रुख रहा था, उस रुख पे पार्टी जो है उस पर कहीं ना कहीं उनको ऊपर एक्शन ले सकती है, उनको हटा के दूसरों को मौका दिया सकता है। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए 2024 का इलेक्शन है, क्षेत्रीय
जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को जरूर निभाया जाएगा। उसके साथ ही एक आंशिक बदलाव कहा जा रहा है, पर आप देखेंगे अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे बड़ा चुनाव है तो एक बड़ी जो बदलाव है वो निश्चित है। और जुलाई में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार देखा जा रहा है उसी में महाअभियान के बाद एक जुलाई में एक बड़ा अभियान चलाया जा सकता है जिसको संगठन में बदलाव जैसा है, क्योंकि अगस्त से लगातार फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे में होंगे। उसके पहले माना जाता है कि 1 महीने का जो समय होगा उसमें पूरा संगठन के तौर पर संगठन जो अपनी रचना है उसको पूरी तरह से ठीक करते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। वहीं मोदी सरकार के 9 साल बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, तो महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में कई सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह महाजनसंपर्क अभियान सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन, विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में गिनाए जा रहे मोदी सरकार के कामकाज, भदोई, कौशाम्बी और कैसरगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, अपना सवाल एक बार दोहरा दें। मनीष, चूंकि बीजेपी का ये महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो या मोर्चा सम्मेलन हो ये देखने को मिल रहा है, क्या कुछ और आगे तस्वीरें मिलेंगी? देखिए निश्चित तौर से ये महाजनसंपर्क अभियान जो है अपने अब माना जा रहा है कि पूरे पीक पे या क्या पूरे शवाब पे इस समय आपके चल रहा है। तमाम बड़े नेता आप देखे होंगे अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। स्मृति ईरानी हो, मनोज तिवारी हो जो सांसद हैं वो यहाँ पे थे, अरुण सिंह अपने कल के दौरे पे थे और आज से देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। तो मकसद देखिए कि जनसंपर्क अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से जुड़ना, योगी और मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार है उनके फायदे गिराना। 9 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण के लिए, गरीब उत्थान के लिए जो काम किए हैं, जन जन तक उनको पहुंचाना, घर घर संपर्क करना, निश्चित तौर से एक अभियान है, महाजनसंपर्क अभियान है। पर आप इसको देखेंगे, कहीं अगर देखेंगे इसको रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम एक तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के मिशन 80 में 80 के लिए आगाज कर चुकी है। उसको आगाज का एक संकल्प जो जनसंपर्क माध्यम है ये माध्यम रखा जा रहा है। आगामी आप देखेंगे आज रक्षा मंत्री आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, 27 तारीख को जेपी नड्डा रहेंगे, 29 तारीख को अमित शाह रहेंगे, 27 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, 10 लाख जो युवा हैं उनको संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल है वो अभी से बनाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी। इसमें चाहे प्रबुद्ध जन की आप ले लेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जा रहे हैं लोगों से जो अपने वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हों, कला से आते हों, शिक्षा से आते हों, डॉक्टरी पेशे से आते हों, वकालत के पेशे से, उनके साथ जोड़ने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो अब आपको सीधी तस्वीर सोनभद्र से दिखाते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। चूंकि देखिए सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान मंच पर पहुंच चुके हैं, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और देखिए इसी मंच से सोनभद्र वासियों को तमाम योजनाओं का सौगात देने वाले हैं। शिलान्यास लोकार्पण का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। आज जनपद सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण योजनाओं के शुभारंभ, लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के हर जनता के दिलों में बसने वाले ऐसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय सुखप्रताप शाही जी मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश में सुदन प्रभार मंत्री, जनपद सोनभद्र के प्रभारी परम आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय दिलीप सिंह पटेल जी,
मंच पर मंचासीन हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सोनभद्र के सांसद माननीय पकौड़ी लाल गोयल जी, मंच पर मंचासीन जनपद सोनभद्र के 3 बार सांसद रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद परम आदरणीय राम सकल जी, मंच पर मंचासीन इस सदर के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय भूपेश चौबे जी, मंच पर मंचासीन दूसरी के विधायक माननीय रामदुलार गौड़ जी, मंच पर मंचासीन विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय माननीय विनय सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद सोनभद्र के यशस्वी जिलाध्यक्ष परम आदरणीय अजीत चौबे जी, जनपद सोनभद्र के प्रभारी काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित हमारे जनपद के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पत्रकारगण, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं जनपद सोनभद्र की तरफ से चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा और जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा और जीरा सिप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और चंपावत का रिश्ता बेहद गहरा है। चंपावत से विधायक के तौर पर निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का समय पूरा कर लिया है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चंपावत पीजी कॉलेज को शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस बनाने के साथ आदर्श कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए आधारभूत ढांचा और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। BSNL जिले में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 23 मोबाइल टावर लगाएगा। इससे समूचा जिला मोबाइल संपर्क से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंपावत में विधायक के तौर पर 1 साल पूरे होने पर जिले को 51 करोड़ की 4 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 38 योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। इस स्थान की सेवा करना मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली है। और एक समय था कि चंपावत इस पूरे रीजन की एक राजधानी के रूप में जानी जाती थी। उसका जो वैभव है पुनः लौटे, उसके लिए सभी प्रयास सबके साथ मिलकर यहाँ पर किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 2025 तक चंपावत जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि, पर्यटन में अग्रणी रहेगा। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन पर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। चंपावत के सभी गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भौगोलिक हालात के अनुरूप योजना तैयार की जा रही है। सरकार का एक एक अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। चंपावत के समग्र विकास और आम लोगों की बेहतरी के लिए चंपावत और टनकपुर में सीएम कैंप कार्यालय की स्थापना की गई है। इससे जन समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास को पूरा करने के लिए मनोयोग से काम कर रही है। समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने जैसे कई काम किए हैं। जाहिर है उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस कार्यक्रम सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में करोड़ों की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी, पुलिस कमिश्नर ने मुख्यालय भेजी जांच रिपोर्ट। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, शिक्षा सेमिनार से जुड़े कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी तेज, 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार हो रही लिस्ट। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की हुई मुठभेड़। मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें, 14 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। कपिल देव और मीर हसन हत्याकांड का मामला, मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग बनाए गए थे आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां M3M बिल्डर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज। M3M बिल्डर के 2 और डायरेक्टर गिरफ्तार, बसंत बंसल और पंकज बंसल भी गिरफ्तार हुए हैं। रूप कुमार बंसल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जेल में M3M बिल्डर के तीनों बंसल ब्रदर्स, जहां नोएडा में M3M के प्रोजेक्ट्स में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसी के चलते बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अफसरों पर भी आरोप, भ्रष्टाचार किया और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ गए। निशांत, क्या कुछ जानकारी? M3M बिल्डर के 3 लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ उस पूरे मामले में अपडेट है? किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, पहले एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद अब 2 डायरेक्टर को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूरे मामले में ईडी की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, जबकि M3M बिल्डर के खिलाफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई मुकदमे दर्ज हुए थे और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जो नियमों को ताक पर रखकर किसी प्रकार की ना तो रेरा में अनुमति थी, ना किसी प्रकार की नोएडा अथॉरिटी से अनुमति थी, ना यमुना अथॉरिटी से अनुमति थी और कहीं ना कहीं लगातार जो है नियमों को ताक पर रखकर बायर्स को कहीं ना कहीं धोखाधड़ी लगातार कर रहा था फ्लैट बेचने के नाम पर। अब इस पर
कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का फ्रॉड के मामले में तीनों डायरेक्टरों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार जो ईडी है इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्टों में नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शामिल थे। उन पर भी तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, सरकारी राजस्व नुकसान पहुंचाने के आरोप है, और इस मामले में भी ईडी जो है एक्शन लगातार ले रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और अथॉरिटी के नाक के नीचे ये सब हो रहा था। आखिर भनक कैसे नहीं लगी, किस तरीके से कार्रवाई होती है, आगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए।